विराट नगर में चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन हरखू के घर में एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। और हो भी क्यों ना, आज हरखू के घर से एक नहीं बल्कि दो दो डोलियां एक साथ उठने वाली थीं। एक कमला की और एक बिमला की। दोनों ही सगी बहनें थीं, जिन्होंने बचपन में ही माँ का प्यार खो दिया था। बस उनके पिता हरखू ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। फूस की छत के नीचे रखी पुरानी चारपाई पर हरखू बैठा हुआ था। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और आंखों में वो डर साफ झलक रहा था जो बेटी की विदाई के समय हर पिता की आंखों में होता है। कमला, बिमला। अपनी बेटियों का नाम लेते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। मैं जानता हूँ बेटा, मैं तुम्हें कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया और ना ही तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारी अच्छे से देखभाल ही कर पाया। हरखू की आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ी देर रुके और फिर आगे कहा, ना अच्छे कपड़े दे पाया, ना अच्छा खाना। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना मेरी बच्चियों। अपने पिता की बात सुनकर कमला चुपचाप आगे बढ़ी। उसने अपने पिता के कांपते हाथ देखकर कहा, बाबूजी, आपने हमें कभी खाली हाथ नहीं रखा। जो संस्कार आपने दिए हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आप खुश रहिए, बस यही काफी है। मेरी बच्ची, आज तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। भले ही तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, लेकिन मेरी दुआओं की कमी कभी नहीं होगी। तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो। हरखू ने नजरें झुका ली। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। बिमला पास ही खड़ी थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन गला भर आया। उसने बस अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी। हरखू की ओर देखकर उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, बाबूजी, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। हरखू राम ने सिर हिलाया लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उस आंगन में उस पल शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। आंगन में थोड़ी देर वैसे ही खामोशी छाई रही। बाहर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी, जैसे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो। लेकिन हरखू के घर का वक्त थम सा गया था। हरखू ने अपनी दोनों बेटियों को देखा। उनकी नजर में गर्व भी था और डर भी। वो डर जो बेटी की शादी के बाद हर पिता के सीने में घर कर लेता है। कमला, तू तो समझदार है, मुझे तेरी ज्यादा फिक्र नहीं होती। लेकिन बिमला, आप हमें कमजोर मत समझिए बाबूजी। हालात जैसे भी होंगे हम निभा लेंगे। और बिमला के साथ मैं भी तो हूँ। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। मुझे पता है बेटा कि तू सब संभाल लेगी, पर बेटा दुनिया आसान नहीं होती। ससुराल में हर बात अपनी मर्जी से नहीं होती। अपनी बात पूरी होने से पहले ही उनकी जबान लड़खड़ा गई। वो आगे कुछ न कह सके। अपने पिता की हालत देखकर बिमला ने तुरंत कहा, बाबूजी, अब फिक्र मत कीजिए, मैं भी सीख जाऊंगी। सब ठीक ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। हम आपको उदास नहीं देख सकते। बिमला की आवाज में भरोसा कम और खुद को समझाने की नाकाम कोशिश साफ झलक रही थी। हरखू ने हल्की मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की। बेटा, यही तो डर है। रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते इंसान टूट जाता है, लेकिन लोगों की फरमाइशें खत्म नहीं होती। पिता की चिंता देखकर कमला ने बात संभालते हुए कहा, बाबा, आप हमसे वादा कीजिए कि आप खुद का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हम आपका ध्यान रखने के लिए आपके पास नहीं होंगे, तो आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। हरखू ने सिर हिलाया। ये सुनकर बिमला की आंखें भर आईं और उसने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, अगर कभी हमें आपकी जरूरत पड़े तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना हमसे? हरखू ने तुरंत उसकी ओर देखा। नाराज? मेरी बच्ची, अपनी बेटी से कोई बाप नाराज होता है क्या? ये घर हमेशा तुम्हारा है। जब मन चाहे लौट आना। कोई भी परेशानी हो बता देना। तुम्हें विदा जरूर कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी जरूरत हो बिना सोचे चले आना। ये कहते हुए उन्होंने दोनों बेटियों के सिर पर हाथ फेरा। कमला ने महसूस किया कि पिता का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। मेरी बच्चियों, अब तुम लोग दूसरे घर की जिम्मेदारी हो। मुझे बस इतना सुकून है कि तुम दोनों साथ साथ जा रही हो। बस तुम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहना। बिमला ने कमला की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी, अरे जल्दी करो, अब कितनी बातें करोगे? विदाई का टाइम हो गया है, जल्दी बाहर आओ। चलो बेटा, अब जाने का वक्त हो गया है। आवाज सुनकर हरखू ने दोनों बहनों को जल्दी से बाहर आने को कहा और वो घर से बाहर चला गया। हरखू के बाहर जाते ही बिमला ने धीरे से कहा, दीदी,
सब सच में बदल जाएगा क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत छोटी, कुछ भी बदल जाए लेकिन हम तो वही रहेंगे ना, तो चिंता करने की क्या जरूरत है। तभी एक औरत अंदर आई। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम्हारे मर्द तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अब। इस तरह वो औरत दोनों बहनों को बाहर ले आती है। हरखू ने एक बार फिर अपनी बेटियों को देखा और फिर अपने घर की दीवारों को देखा। वही दीवारें जिनके बीच उनकी बेटियां हंसी थीं, रोई थीं और आज उन्हें छोड़कर जाने वाली थीं। कमला और बिमला दोनों खड़ी हो गईं। दोनों ने आखिरी बार आंगन की मिट्टी को देखा, जैसे उसे मन में बांध लेना चाहती हो। फूलचंद और गोपीचंद ने बिना कुछ कहे उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। गांव के बुजुर्ग एक कोने में खड़े आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। दोनों लड़के गरीब हैं। हाँ, लेकिन मेहनती हैं। आजकल मेहनत भी कोई छोटी बात थोड़ी ही है। हरखू राम ने दूर से दोनों दामादों को देखा। उनके मन में संतोष और चिंता साथ साथ चल रहे थे। संतोष इस बात का कि लड़के सीधे साधे हैं और चिंता इस बात की कि जिंदगी सिर्फ सादगी से नहीं चलती। कमला और बिमला गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, तभी फूलचंद कमला की तरफ थोड़ा झुका और धीरे से कहा, कमला, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, न बड़ा घर न जमीन जायदाद, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, तुझे कभी बेइज्जत नहीं होने दूंगा। कमला ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि सामने खड़ा आदमी दिल से सच्चा है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। इज्जत मिल जाए तो गरीबी अपने आप हल्की हो जाती है जी, मेरे लिए उतना ही काफी होगा। फूलचंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दिया। उधर बिमला ने जब गोपीचंद की तरफ देखा तो उसकी नजर अपने आप झुक गई। गोपीचंद ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बहुत ठीठ लग रहा था। बिमला के मन में एक हल्की सी आशंका उठी। उसने खुद से कहा कि शायद वो थका हुआ है या बोलने में कमजोर है, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये खामोशी साधारण नहीं थी। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा डराने वाली होती है, और बिमला ये डर पहली बार महसूस कर रही थी। इस तरह दोनों बहनें अपने पतियों के साथ गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए निकल गईं। लेकिन दोनों बहनों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उन्हें सिर्फ अलग रास्तों पर ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सामने भी खड़ा कर देगा। शाम ढलते ढलते दोनों डोलियां ससुराल पहुंच गई। घर कच्चा था, दीवारें पुरानी, दरवाजा भारी और सामने खड़ी थी गायत्री देवी। उसकी नजर तेज थी, जैसे पहली ही नजर में कच्चा चबा जाएगी। उसने बहुओं को देखते ही कहा, आ गई बहुओं, अब अंदर आओ, यहाँ नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से काम पर लग जाओ। इस तरह न तो दोनों बहुओं की आरती हुई और न ही कोई स्वागत। कमला ने एक पल के लिए इधर उधर देखा। बिमला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों समझ गईं कि ससुराल की दहलीज पार करते ही उनकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। घर में आते ही दोनों बहनों के पति काम पर चले गए। दोनों बहनें आते ही काम पर लग गई। कमला ने खाना बनाया तो बिमला ने झाड़ू पोछा किया। फिर दोनों बहनों ने बर्तन धोए और इसी तरह रात हो गई। कमला और बिमला एक छोटे से कमरे में आमने सामने बैठी थी। कमरे में बस एक खाट, एक पुराना संदूक और दीवार पर टंगी धुंधली सी लालटेन थी। जगह कम थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा भरा हुआ था वो था उनका मन। नई जगह, नए लोग और एक अनजाना सा डर, सब एक साथ उन पर टूट पड़ा था। कमला ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, बिमला, थक गई होगी ना तू? बिमला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें लगातार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। दीदी, ये घर अजीब सा लग रहा है। बाबा की बहुत याद आ रही है। अभी अगर वो पास होते तो। बिमला अपनी बात भी पूरा नहीं कर पाई। उसका गला भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। रो मत पगली, शादी के बाद सबको ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मन भी लगने लगेगा। कमला ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कमला खुद भी जानती थी कि वो अपने ही शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही है। तभी बाहर से गायत्री देवी की तेज आवाज आई, जिसने दोनों को चौंका दिया। बहुओं सुन लो, सुबह 4 बजे उठना है। यहाँ मायके की तरह सोने की आदत मत रखना, इसलिए जल्दी से सो जाओ और लालटेन बंद कर दो। फालतू में तेल खर्च मत करो। सास की आवाज सुनते ही कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बिमला ने डर के मारे कमला से धीरे से कहा, दीदी, 4 बजे? इतनी जल्दी उठना होगा? अगर रोज ऐसा ही रहा तो? कमला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कि जो भी होगा साथ मिलकर संभाल लेंगे। इसी तरह दोनों बहनें सो गईं। अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी नहीं था कि सास की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी।
अरे निकम्मियों उठो, पहले ही बोला था 4 बजे उठ जाना, लेकिन अभी तक बैल की तरह टांगे पसार कर पड़ी हो। सास की आवाज सुनते ही कमला हड़बड़ा कर उठी। बिमला भी घबरा गई। उनके चेहरे पर नींद, थकान और डर तीनों एक साथ थे। कमला और बिमला बिना कुछ कहे उठ गई। कमला चूल्हे के पास जाकर आग जलाने लगी। बिमला तालाब पर पानी भरने चली गई। ठंडे पानी में हाथ डालते ही उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो मटका भरकर घर ले आई। गायत्री देवी उन्हें देखते हुए बोली, अरे हराम खोरो, जल्दी करो, अब घर अपने आप नहीं चलता, उठो और काम पर लग जाओ। तुम्हें रानी की तरह आराम करने के लिए नहीं लाई हूँ, इतना पैसा खर्च करके। जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ। कमला ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मायके में क्या सीखा था री तुम लोगों ने? दोनों की दोनों नालायक, एक भैंस तो एक बकरी। बस बैठना, खाना और पसर कर सोना ही आता है तुम लोगों को, कुछ काम धाम करना तो सिखा नहीं। बिमला से रहा नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप टपक पड़े। उसने जल्दी से आंचल से पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अरियो महारानी, रोकर डराना चाहती है मुझे, लेकिन याद रख, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी अगर जरा भी काम चोरी करने की कोशिश की तो। सास की तेज तर्रार बातें सुनकर दोनों बहनें सहम गईं। उन्हें पता चल चुका था कि वो सिर्फ बहू नहीं, नौकरानी बनाकर लाई गई थी। उधर रात को जब दिन भर की थकान के बाद सब सो गए, कमला चुपचाप खाट पर बैठी रही। फूलचंद पास ही बैठा हुआ था। कुछ देर बाद कमला ने हिम्मत करके कहा, अजी सुनिए, अम्मा जी बहुत सख्त है, वो हमारे साथ बहुत सख्त बर्ताव करती हैं। फूलचंद ने कमला की तरफ देखा और धीरे से कहा, कमला, जिंदगी ने उन्हें ऐसा बना दिया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। कमला बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फूलचंद की बात सुनकर वो रुक गई। उसे लगा जैसे उसकी बात वही खत्म कर दी गई हो। उधर बिमला भी चुप नहीं रह पाई। उसने गोपीचंद से कहा, गोपी जी, मैं यहाँ के मुताबिक ढलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर माँ जी का बर्ताव कुछ ज्यादा ही रूखा है, उनसे आप बात कीजिए ना। बिमला की बात सुनते ही गोपीचंद बिदक गया। उसने गुस्से से कहा, कोशिश से घर नहीं चलता बिमला, यहाँ सबको काम करना पड़ता है। जैसा जैसा माँ बोले वैसा वैसा किया करो। तुम बहू हो घर की, महारानी नहीं हो जो तुम्हें काम करने में जोर आता है। गोपीचंद की बात सुनकर बिमला ने होंठ भींच लिए। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। उस रात दोनों बहनों को पहली बार महसूस हुआ कि वे अब सिर्फ पत्नियां नहीं थी, वो नौकरानी थी जिन्हें जिंदगी भर की मजदूरी के लिए ढोल नगाड़े बजा बजा कर लाया गया था। चंदनपुर की सुबहें अब उनके लिए सूरज के साथ नहीं, तानों के साथ शुरू होने लगी थी। मुर्गे की पहली बांग से पहले ही दोनों बहुएं उठ जाती। ऐसा लगता जैसे किसी अनदेखी जंजीर ने उन्हें जकड़ रखा हो। उस जंजीर का नाम था गायत्री देवी। कमला, अरे ओ बिमला, कहाँ मर गई दोनों की दोनों? गायत्री देवी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कमला और बिमला भागते हुए गायत्री देवी के पास आईं। सुनो, तुम दोनों को आज खेत में जाना है, वहाँ घास खोद देना, फसलों में पानी दे देना, बैल लेकर बंजर जमीन को जोत जोत कर उसके पत्थर निकालकर कोने वाले भट्टे पर इकट्ठा कर देना, और हाँ, वापस लौटते वक्त जलाने की लकड़ी भी लेकर लानी है। उनके चेहरे पर थकान साफ थी। बिमला के हाथ कांप रहे थे। उसकी कमर में दर्द होने लगा था। वो धीरे से फुसफुसाई, दीदी, कल से बदन टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पीठ में। कमला ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, शांत रह बिमला, वापस आने के बाद मैं तेरी गरम तेल की मालिश कर दूंगी। अभी के लिए हम काम पूरा कर लेते हैं। बिमला ने अपने आंसू रोक लिए, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। खैर, दोनों बहनें खेत पहुंच गई। उन्होंने घास खोदी, खेत में पानी दिया, खेत की जुताई की। इसी तरह शाम ढल गई। इसलिए दोनों ने घर ले जाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की और दोनों बहनें लकड़ियों के गट्ठर लेकर घर के लिए निकल गई। अगले दिन गायत्री देवी आंगन के बीच खड़ी थी। सुबह की धूप अभी पूरी तरह चढ़ी भी नहीं थी कि उन्होंने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और उनको ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कसाई बकरे को हलाल करने से पहले देखता है। अरे मुफ्त खोरो, मायके में रानियां थी क्या तुम दोनों? यहाँ काम करने आई हो या घर पर बोझ बनने? जब देखो पैर पसार कर पड़ी रहती हो। कमला ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वो जानती थी कि जवाब देना हालात को और बिगाड़ देगा। बिमला से ये सब देखा नहीं गया। उसकी आंखों में अपने आप आंसू भर आए। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। तभी गायत्री देवी की नजर उस पर पड़ गई। अरे करमचली, रोना बंद कर। इस घर में रहना है तो काम करना होगा। ये टेस हुए बहाने से काम नहीं चलेगा, समझी? बिमला ने झट से आंचल से आंखें पूंछ ली।
उसे लगा जैसे हर आंसू के साथ उनके आत्मसम्मान का जनाजा उठता जा रहा था। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया। खेतों की मिट्टी गर्म हो चुकी थी और हवा भी जैसे रुक सी गई थी। कमला और बिमला दोनों खेत में काम कर रही थी। पसीना उनके माथे से बहे जा रहा था। कमला के हाथों में छाले पड़ चुके थे। हर बार काम करते हुए हाथों में जलन होने लगी थी, लेकिन वो दांत भींच कर काम करती रही। उसे लगा कि अगर वो रुक गई तो सब कुछ टूट जाएगा। बिमला की हालत उससे भी खराब थी। वो बार बार कमर पकड़कर सीधी होने की कोशिश करती। शरीर साथ नहीं दे रहा था। कुछ पल काम करती फिर रुक जाती। तभी पीछे से गायत्री देवी की आवाज आई। अरे ओ बल खाती नागिन, ऐसे रुक रुक कर काम करेगी तो खेत में जुएं पड़ जाएगी। चुपचाप ढंग से काम करो। बिमला ने होंठ भींच लिए। अब उसे और सहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, अम्मा जी, थोड़ा पानी पी लेती हूँ पहले, चक्कर सा आ रहा है। ये सुनते ही गायत्री देवी आग बबूला हो गई। उसने बिमला की तरफ गुस्से से देखा, मानो वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। अरे निगोड़ी, तू बहू है कि कोई नई नवेली मेहमान जो तुझे पानी पीना है? चुपचाप जाकर काम कर। काम पूरा किए बिना एक घूंट पानी नहीं मिलेगा, समझी? ये कहते हुए उन्होंने पास रखी पानी की मटकी तो पैर से एक तरफ लुढ़का दिया और सारा पानी जमीन पर बह गया। बिमला चुप हो गई और फिर से काम पर लग गई। लेकिन कुछ देर बाद ही बिमला चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। कमला तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे संभाल लिया। माँ जी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। बस इसे थोड़ा आराम करने दीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है, मुझे तो बस काम चाहिए। तू करे या फिर ये। चल लग जा काम पर। जरा सी भी काम चोरी की तो 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, समझी? ये कहते हुए गायत्री देवी वहां से चली गई। कमला ने बिमला को छांव में बैठा दिया और खुद काम में लग गई। ऐसे ही बड़ी मुश्किल से सारा दिन गुजरा। रात को कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बाहर झींगरों की आवाज आ रही थी। बिमला और कमला खाट पर बैठी हुई थी। कमला ने धीरे से पूछा, बिमला, तू ठीक तो है ना अब? दीदी, मुझे डर लग रहा है। ये घर मुझे अपना नहीं लग रहा। ये लोग तो हमारे साथ नौकरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। कमला ने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं मिले। उसे भी वही डर लग रहा था, बस वो उसे जाहिर नहीं कर पा रही थी। अगले दिन जब फूलचंद काम से वापस आया तो कमला ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, सुनिए फूलचंद जी, वो दरअसल मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो कमला, क्या बात है? वो अम्मा जी बहुत ज्यादा सख्त हैं। दिन भर काम, खेत जुतवाना, लकड़ियां कटवाना, दिन भर गालियां देना, पता नहीं क्या क्या। ऐसा सुलूक कोई अपनी बहुओं के साथ करता है भला? फूलचंद ने गहरी सांस ली और कहा, कमला, अम्मा अकेली रही हैं इतने सालों से, इसीलिए जैसे उन्होंने जिंदगी भर काम किया वो चाहती हैं कि तुम लोग भी वैसे ही करो। तुम्हें उनका दिल जीतना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर कमला चुप हो गई। उसे लगा जैसे उसकी बात का कोई मोल ही नहीं था। उधर बिमला ने गोपीचंद से कहा, सुनिए गोपी जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे ये सब संभल नहीं रहा। माँ जी कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव करती हैं हमारे साथ। ये सुनते ही गोपीचंद ने झुंझलाकर कहा, हर बात रोने की होती है क्या बिमला? मेरी माँ को बदनाम मत करो। हर बहू को घर के काम करना पड़ता है। तुम कोई महारानी थोड़े हो जो इतना सा काम करने से सूख कर कांटा हो जाओगी। बिमला ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। यहीं से दोनों बहनों की किस्मत अलग होने लगी।